Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Coming to the next part of this chapter, that is features of the Constitution. So, the Constitution which came into the force on 26 Jan 1950 is considered the largest, extensive and detailed written document. मतलब हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सबसे लार्जेस्ट, सबसे वाइड, सबसे एक्सटेंसिव और डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट माना जाता है. सो अब हम उसके कुछ फीचर्स देखेंगे. फर्स्ट, ये क्या है रिटर्न डॉक्यूमेंट. जैसा कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन ही देखा कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, सारी चीज़ें लिखी गई है. एक्सेप्ट ब्रिटेन एंड इसराइल, इंडिया अलॉन्ग विथ द अदर नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैव देयर कॉन्स्टिट्यूशन इन द रिटर्न फॉर्म. बाकी सभी देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न फॉर्म में है एक्सेप्ट ब्रिटेन एंड इसराइल. इन ये दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न में नहीं है. हमारे सोशल जोग्राफिकल डाइवर्सिटी सर्कमस्टांसेस और हिस्टोरिकल नोशन को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज़ केप्ट द ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इन द रिटर्न फॉर्म. यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारा क्यों रिटर्न फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, अलग अलग देश, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, ये सब चीज़ों को देखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन राइटर है जिन्होंने लिखा है उन्होंने ये सोचा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिटर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 22 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें 395 आर्टिकल्स है एंड 8 अपेंडाइसेस है, जो कि हमने इनिशियल में हमने जब इंट्रोडक्शन देखा था उसमें भी हमने ये चीज़ देखी थी. जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज प्रोविजंस फॉर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव. किस किस के रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन है? स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव, स्टेट इंटर रिलेशन, फंडामेंटल राइट, प्रिंसिपल्स, पॉलिटिकल पॉलिसीज, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ों के रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रोविजंस बताए गए हैं. इसीलिए हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट, एक्सटेंसिव एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है. क्वेश्चन जो है वो इस पे भी आ सकता है कि वाई इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट, एक्सटेंसिव एंड डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट. सो उसका हमारा आंसर है ये, क्योंकि हमारे 22 सेक्शन है, 395 आर्टिकल्स है. साथ ही साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रोविजंस रखता है रिलेटेड टू स्टेट, रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल, पॉलिटिकल पॉलिसीज एक्सेट्रा. सिंगल सिटीजनशिप, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए. आप खाली एक इंडिया की आप एक ही सिटीजनशिप ले सकते हैं. जैसे यूएसए में क्या होता है, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप पॉसिबल है, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और एक दूसरे स्टेट की सिटीजनशिप. लेकिन इंडिया में क्या होगा, वहाँ पर खाली स्टेट ऑफ द कंट्री की ही सिटीजनशिप दी जाएगी. द सेंटर विद द स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये बोला गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इंडिया को एज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताया गया है. जो वर्ड यूज़ किया है वो यूज़ किया है यूनियन ऑफ स्टेट्स. कोई भी किसी भी स्टेट के पास राइट नहीं है टू सक्सीड इट. मतलब यहाँ पे सिंपली क्या बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया के अंदर सारे स्टेट्स का एक यूनियन है, साथ में अलग यूनियन टेरिटरीज है, जिनके जो पावर्स हैं वो अलग से, जिनके जो पावर्स है, एरियाज है, वो अलग से डिमार्केट किए गए हैं. स्टेट की फंक्शनिंग अलग होगी, सेंटर की फंक्शनिंग अलग होगी और यूनियन की फंक्शनिंग अलग होगी. The Constitution demarcates the power of central and the state government into the different list of subjects. Constitution ने clearly बता दिया गया है कि सेंटर की क्या पावर्स होगी और स्टेट की क्या पावर्स होगी. हम तीनों लिस्ट देखते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में क्या बोला है कि भाई यूनियन लिस्ट के पास 97 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिसमें मेनली कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? डिफेंस, फॉरेन अफेयर, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन, पोस्ट, टेलीग्राफ आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट. मतलब टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं. उसमें से कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आएगी यूनियन लिस्ट के अंदर. स्टेट लिस्ट को 66 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं. The state list comprises of those important subjects on which the state legislative house can pass the law. Subject like law and order, state government institution, agriculture, irrigation, health, land, interstate, etc. are included. मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि 66 सब्जेक्ट्स है और
ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिस पे स्टेट लेजिस्लेटिव हाउस अपना लॉ पास कर सके। अब वो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशन, इरिगेशन, हेल्थ एंड एक्सेट्रा। कॉन्करेंट लिस्ट, अब यहाँ पे जो थर्ड लिस्ट प्रोवाइड की गई है उसके उसमें बोला है कि इस लिस्ट में कॉमन चीज़ें आएगी जो स्टेट की भी है और जो सेंटर की भी है, और वो सारी कॉमन चीज़ मिला के यहाँ पर कुछ 47 सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स पे सेंटर और स्टेट दोनों भी अपने अपने लॉज पास कर सकते हैं। इसके अंदर जो सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं स्पेसिफिकली 47 सब्जेक्ट, वो है कुछ क्रिमिनल, सिविल प्रोसीजर, मैरिज, डिवोर्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा। सो बेसिकली अगर आपको यहाँ पर जो चीज़ लर्न करनी है वो यहाँ पर ये है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं इन तीनों के अंदर, और कुछ एग्जाम्पल्स जिन पे यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट जो है वो अपने डिसीजंस और लॉज पास कर सकते हैं। रेसिड्यूरी पावर, रेसिड्यूरी पावर्स में ऐसा है, वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो स्पेसिफिकली यूनियन और स्टेट के बीच में डिवाइड नहीं किए गए। ऐसे सब्जेक्ट्स जो यूनियन और स्टेट के बीच में डिवाइड नहीं किए गए उनको बोलते हैं रेसिड्यूरी पावर्स। और ये जो रेसिड्यूरी पावर्स है वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। इनके रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड कर दिया गया। अगेन थोड़ा सा हम वापस एक बार लेते हैं। ऐसी पावर्स जिन पे डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने का काम कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन उन सब्जेक्ट के रिलेटेड जो फाइनेंस दिया गया है वो स्टेट और यूनियन को अलग से प्रोवाइड किया गया है। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं जो कि सेंटर को दे दिए, पावर्स जो है वो सेंटर को दे दी, जैसे एक्साइज, कस्टम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनकम टैक्स, ये सारी की सारी जो पावर्स है वो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेल्स टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, ये सारी आती है स्टेट गवर्नमेंट में। लेकिन अब ये सारा का सारा हट चुका है जब से जीएसटी आया है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके आते ही जो रेवेन्यू टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, एजुकेशनल टैक्स है, सेल्स टैक्स है, जो भी ये अलग 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 टाइप के टैक्स है वो सारे के सारे जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए। लेकिन हम ये याद रखेंगे कि जब पहले ऐसा होता था तो उस टाइम पे क्या पावर्स सेंटर को दी हुई थी और क्या पावर्स स्टेट को दी हुई थी। कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जब इमरजेंसीज आएगी तो उस केस में किस तरीके से एक्ट होगा। क्योंकि जब इमरजेंसी आए, सपोज अगर वॉर डिक्लेयर हो जाता है, सो ऐसा नहीं होगा कि अब स्टेट खुद के डिसीजन लेगी या यूनियन खुद के डिसीजन लेगी। उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी और अपने डिसीजन लेगी। यहाँ पे कुछ ऐसी इमरजेंसीज है। यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस, ऐसी क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लिए अरेंजमेंट कर रखी है कि जब क्राइसिस हो तो किस तरीके से एक्ट करना है। So first, national emergency can be declared at the time of war, external attack and armed rebellion. National emergency कब डिक्लेयर की जा सकती है? जब वॉर हो, कोई एक्सटर्नल अटैक हो या फिर कुछ आर्म्ड रिबेलियन आए। Due to law and order breakdown, the state cannot function according to the constitution. So constitutional emergencies is declared. यहाँ पे वो हमें सारे situations बता रहे हैं कि कब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। सो फर्स्ट हो गया ये केस जहाँ पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी। सेकेंड केस, जब लॉ एंड ऑर्डर का, ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन, लॉ और ऑर्डर ब्रेकडाउन की वजह से स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं कर सकता, उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी। थर्ड, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइजेस देयर इज मॉनेटरी वैल्यू इरोजन एट दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइजेस बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मॉनेटरी वैल्यू पूरी इरोड होने लगती है, मनी की वैल्यू ख़त्म होने लगती है। सो उस टाइम पे भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। अगेन तीन इमरजेंसी बताइए, वॉर, एक्सटर्नल अटैक, आर्म रेबिलियन। सेकेंड, जब लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो, एंड थर्ड, जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और मॉनेटरी वैल्यू का इरोजन होने लगेगा। ये तीन ऐसे सिचुएशन है जिन सिचुएशन को बोलेंगे हम नेशनल इमरजेंसी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन मोर पावर टू डील विद दिस इमरजेंसी, और ऐसे सारी केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है कि वो ऐसे केसेस में अपनी पावर्स का यूज़ करके सिचुएशन को ठीक करे। बाय कैरमल प्रैक्टिस, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। इंडिया जो है वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है।
पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में सुप्रीम अथॉरिटी, जो पार्लियामेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी रिप्रेजेंटिंग पीपल, पार्लियामेंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम अथॉरिटी है। लेजिस्लेचर एट द यूनियन इज द पार्लियामेंट, जो लेजिस्लेचर है एट द यूनियन वो है हमारी पार्लियामेंट। अगेन पार्लियामेंट है जो कि सबसे ज़्यादा हेड है, राइट, जो कि पीपल को रिप्रेजेंट करती है। और लेजिस्लेचर एट द यूनियन, इसको हम बोलेंगे पार्लियामेंट। अब हमारी पार्लियामेंट दो में डिवाइडेड है, दो हाउसेज में डिवाइडेड है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राइट। लोअर हाउस इज नोन एज लोकसभा, अपर हाउस इज नोन एज राज्यसभा, ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता है। Though the government is carried on in the name of president at the union and governor in the state, जो हमारा गवर्नमेंट है वो किससे कैरी होता है, हमें पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका जो हेड है वो है प्रेसिडेंट एट द यूनियन, मतलब पूरे कंट्री का जो हेड है वो रहेगा प्रेसिडेंट, और जो स्टेट्स के जो हेड रहेंगे वो होंगे गवर्नर। लेकिन एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन कौन कैरी करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एट द यूनियन एंड चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट। एक चीज ये देखते हैं हम वापस, जो हमारी पार्लियामेंट है वो दो दो हाउसेज में डिवाइड है, एक हो गया अपर हाउस और एक हो गया लोअर हाउस। अपर हाउस को बोला जाता है राज्यसभा और लोअर हाउस हो गया लोकसभा, राइट। सो ये हमने यहाँ पे दो हाउसेज में डिवाइड कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि जो यूनियन, जो पूरे हमारे कंट्री का हेड है वो होगा प्रेसिडेंट, और जो हमारे स्टेट का जो हेड होगा वो कौन होगा, गवर्नर, राइट। ये हो गए हेड। लेकिन एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर एट यूनियन लेवल और कैबिनेट मिनिस्टर एट स्टेट लेवल। ये जो लोग हैं ये है काम करने वाले लोग। जो प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर यूनियन लेवल पे हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट लेवल पे हो गया, ये एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करते हैं। और जो अगर हम हेड की बात करें तो प्रेसिडेंट यूनियन पे हेड है और जो गवर्नर है वो हमारा स्टेट का हेड है। अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो हर साल 12 लोगों को अपॉइंट करता है, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट है अपनी अपनी फील्ड में, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है फॉर राज्यसभा। हर साल 1/3 लोग रिटायर होते हैं और जितना भी लोग अपॉइंट होते हैं उनका टेन्योर है वो अपनी फॉर्म वहाँ पर राज्यसभा में 6 साल तक रह सकते हैं। 12 लोग अपॉइंट होते हैं हर साल 1/3 लोग रिटायर होते हैं और जो लोग अपॉइंट हुए हैं उनका टेन्योर है 6 ईयर्स, मतलब 6 साल तक वो राज्यसभा में रह सकते हैं। लेकिन जो राज्यसभा की पावर्स है कंपैरेटिवली कम है फ्रॉम द लोकसभा, मतलब लोकसभा को ज़्यादा पावर्स दी जाती है। और ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ये बोला है, ये जो सारी चीज़ें कि लोकसभा राज्यसभा, राज्यसभा में कितने लोग होने चाहिए, लोकसभा में कितने लोग होने चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए, कौन किसको अपॉइंट करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें हमें बता रखी है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक और चीज़ बताता है, इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जुडिशरी मतलब डिसीजन टेकिंग कोर्ट, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बताया है कि जो कोर्ट है, जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल है। जो टॉप पे आता है वो है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर स्टेट जुरिस्डिक्शन आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और उसके बाद फिर लास्ट में आते हैं एट तालुका लेवल देयर आर लोकल एंड स्पेशल कोर्ट्स, राइट। इस तरीके से हमारे अलग अलग कोर्ट्स होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो बाइंडिंग ऑन ऑल होता है, मतलब एक बार जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया वो फाइनल डिसीजन होगा। अगर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ झगड़ा हो जाता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो उसके रिलेटेड सपोज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, तो उसके रिलेटेड जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट लेगी, और जो भी सुप्रीम कोर्ट बोलेगी वो फाइनल होगा। द सुप्रीम कोर्ट, एक और चीज़ बोली गई है, द सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि सपोज कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा गया है
लेकिन किसी और तरीके से उसको इंटरप्रीट किया गया और उसके रिलेटेड यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में सपोज कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा गया है लेकिन यूनियन उसको कोई और तरीके से इंटरप्रीट करता है और स्टेट उसको कोई और तरीके से इंटरप्रीट करता है, राइट। सो इस केस में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो बीच में आएगा और वो बोलेगा कि मैं गार्जियन हूँ, मैं प्रोटेक्टर हूँ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो मैं डिसाइड करूँगा वो फाइनल किया जाएगा। सो इसीलिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर हमारे होते हैं कुछ 7 फीचर्स। नेक्स्ट क्लास में हम 8 से स्टार्ट करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे।